आईपीएल में क्वालिफाई ना कर सकने वाली टीमों ने कसम खाई है कि भाई ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे। और भाई तुझे जब एसआरएच तू पैर हो गई है, आरसीबी का भला होने दे और जीतने दे। अब तुम्हें क्या जरूरत है 230 स्कोर करने की मेरे भाई, तुम लोग तो पैर हो चुके हो। आज ईशान किशन की भी फॉर्म आ गई, अभिषेक शर्मा ने गाड़ी का शीशे तोड़ दिया, ट्रेविस हेड भी छक्के मारे जा रहे हैं, मतलब ये सारे ही पागल हुए जा रहे हैं। 230-31 रन ठोक के रख दिए आरसीबी के सामने। कल गुजरात को ऐसी एलएसजी जो पूरे जग से हारती आ रही थी, वो उसने गुजरात को हरा दिया। भाई तुम लोगों को क्या मसला है? कोई टीम अगर टेबल टॉपर होके जाना चाहती है, अजीब ही कोई गोरख धंधा है। अचानक वो गुजरे को कहते हैं होश आ गया और अचानक इसने डांस करना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम लोगों में इतना ही तब पड़ता, इतना ही जोर था तो पहले कर लेते। पहले कहां था ये ट्रेविस हेड, कमिंस कहां था, ईशान किशन कहां था, ये एलएसजी वाले कहां थे? ऐਵੇਂ ही दूसरों के घोड़े लगवाने पे लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है इन टीम्स को अब हक बनता है कि दूसरों को हराए? यार गलत बात है। ओ भाई, सरफराज अहमद को पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी सबसे अच्छी खबर, एक पहली खबर है जो दिल को खुश कर रही है। सरफराज अहमद के बारे में पीसीबी कंसिडर कर रहा है कि उनको चीफ सेलेक्टर बनाया जाए। और सरफराज वो खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, जिनकी कप्तानी में हमने लगातार 11 कंसेक्यूटिव टी20 सीरीज, मतलब वो टी20 जो आजकल एक मैच जीतो तो हमने भंगड़े डाले हुए होते हैं, उसकी कप्तानी में हमने लगातार 11 सीरीजें जीती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान को टी20 में नंबर 1 पे लेके आए। अभी मेंटोरशिप के फराइज जो है वो सरफराज अहमद अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की तरफ से सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कप्तान और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खिलाड़ी सरफराज अहमद है। आप सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर के तौर पे कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या सरफराज अहमद अपने फराइज को अच्छे से अंजाम दे पाएगा और पाकिस्तान को क्रिकेट टीम को एक नई सतह पे लेके आ जाएगा? खेल जा तू जोर लगा कर, जीत हार की परवाह ना कर, खेल जा तू जोर लगा कर, जीत हार की परवाह ना कर। दिल से आज दिल को मिला कर देख ले ये जश्न मना कर, कहीं टूटे ना ये हौसला, अपनी हिम्मत का जलवा दिखा। दिल की बाजी को जीतेगा कोयटा, गाए गाए कोयटा, छा जाए कोयटा, गाए गाए कोयटा, जीत जाए कोयटा। दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे बेसबॉल के नियम। बेसबॉल को बैट, बॉल और ग्लव के साथ खेला जाता है। जो बैट है वो गोलाकार होता है, तो बॉल को जिस दिशा में मारना चाहते हो वहां मारना बहुत मुश्किल होता है। बेसबॉल बहुत बड़े फील्ड में खेला जाता है और अगर आप देखेंगे ये जो प्लेट्स है इनको बेस कहते हैं। 4 प्लेट होती है फील्ड पे और क्योंकि इन प्लेट पे खेल खेला जाता है बॉल के साथ, इसको बेसबॉल कहते हैं। अब इसमें एक टीम होगी जो बैटिंग करेगी और दूसरी टीम है जो फील्डिंग करेगी, तो ये 2 टीम के बीच में खेल होता है। फील्डिंग टीम जब फील्डिंग कर लेगी तो उनकी बैटिंग आती है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि बेसबॉल सिर्फ 90 डिग्री एरिया में खेला जाएगा। अगर बॉल इस फील्ड के बाहर कहीं भी जाएगी तो रन स्कोर नहीं होगा। क्रिकेट की तरह नहीं है कि कहीं भी मार लो, इस एरिया में ही मारनी पड़ेगी। बेसिक पर्पज है, बॉल आई, बैटर ने बॉल मारी और उसको भागना है। पहले वो फर्स्ट बेस प्लेट पे जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर होम पे आएगा, तब जाके 1 रन होगा। तो रन बनाना इसमें बहुत मुश्किल है और बहुत कम रन बनते हैं बेसबॉल के गेम में। अब फील्ड को अगर टॉप से देखें तो ऐसा दिखता है। अगर इस फील्ड को टॉप से देखेंगे तो इस टाइप का दिखता है। जहां से बॉल फेंकते हैं उसको बोलते हैं पिचिंग माउंट, जहां से बैटिंग होती है उसको बोलते हैं होम प्लेट। उसके अलावा फर्स्ट बेस, सेकंड बेस एंड थर्ड बेस है। इसके अलावा फील्ड में हम देखेंगे तो सेंटर फील्ड, लेफ्ट फील्ड, राइट फील्ड और 2 फाउल लाइन है। फाउल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बॉल फाउल लाइन के बाहर गई तो रन स्कोर नहीं होंगे। इसके अलावा 2 अलग से एरिया है जहां पे कोचेस खड़े होते हैं। अगर इसको हम साइड से देखें, जो पिचर है और बैटर है, अगर साइड एंगल से देखें तो ऐसा दिखता है। पिचर यहाँ पे है, पिचर को बॉल फेंकनी है, बैटर को मारनी है, पीछे कैचर है और एम्पायर है। तो पिचर बॉल फेंकेगा और बैटर को इसको हिट करना है।
पिचर काफी तेज फेंकता है 70 to 95 माइल पर आवर स्पीड, और ये डिस्टेंस कम है तो लगभग आधे सेकंड में बॉल आ जाती है। तो आधे सेकंड में बैटर को जजमेंट लेना है बॉल का और कहाँ मारनी है वो जजमेंट लेके मारना है। अब बात करते हैं अगर कैमरा पीछे रखे पिचर के, जो कि मोस्टली आप टीवी पे देखेंगे तो ये एंगल आपको दिखेगा। आप देख रहे हैं ये बैट्समैन है, बैट लेके खड़ा है, पिचर है जो बॉल फेंकेगा कैचर के पास और पीछे एम्पायर खड़ा है। अब ये जो व्हाइट बॉक्स आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक जोन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिचर है बॉल उसको डायरेक्टली स्ट्राइक जोन में डालनी है, बाउंस अलाउड नहीं है। तो ये कैसे डिटरमाइन होता है, लगभग कमर और शोल्डर से लेके घुटने तक इसकी हाइट रहती है और विड्थ जो है वो फिक्स है बेस प्लेट के जितनी। तो अगर प्लेयर लंबा है तो उसका स्ट्राइक जोन लंबा होगा और छोटा है तो उसका स्ट्राइक जोन छोटा होगा। अब बात करते हैं स्ट्राइक की। स्ट्राइक क्या होता है, तो अगर बॉलर ने बॉल स्ट्राइक जोन में फेंकी है और बैट्समैन ने बैट नहीं घुमाया है तो वो स्ट्राइक है। अगर बॉल बाउंड्री पे है तो भी स्ट्राइक है। तो अगर बॉलर ने 3 स्ट्राइक्स कर दी तो बैट्समैन आउट है, बैट्समैन जाएगा और नया बैट्समैन आएगा। अब बात करते हैं बॉल की। तो जो पिचर है अगर उसने बॉल फेंकी और वो स्ट्राइक जोन के बाहर है तो उसको बॉल कहा जाएगा। अगर पिचर ने 4 बॉल स्ट्राइक जोन के बाहर फेंक दी तो वो वॉक टू फर्स्ट बेस होगा, यानी जो बैट्समैन है वो फर्स्ट बेस पे जाएगा और नया खिलाड़ी होम बेस पे आएगा और अब वो बैटिंग करेगा। बात करते हैं एक और तरीके जिससे स्ट्राइक हो सकती है। अगर बैट्समैन ने बैट घुमा दिया, फिर फर्क नहीं पड़ता बॉल अंदर जा रही थी बाहर जा रही थी, अगर बैट घूम गया तो और बॉल लगी नहीं बैट के तो स्ट्राइक है। तो अगर बॉलर को पिचर को पता चल गया बैट्समैन घुमाने वाला है बैट, तो वो बॉल पागलों की तरह एकदम बाहर फेंक देगा ताकि बैटर जो है कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो बहुत ही माइंड गेम होता है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज हो सकती है जिसको कहते हैं हिट बाय पिच। अगर पिचर ने बॉल फेंकी और वो बैट्समैन के लग गई तो इसको हिट बाय पिच कहते हैं। इस केस में जो बैटर है वो फर्स्ट बेस पे जाएगा और फिर नया बैटर आएगा होम प्लेट पे खेलने के लिए। बात करते हैं फाउल की। फाउल कैसे होता है, अगर पिचर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने बॉल मारी और फाउल लाइन के बाहर गई तो उसको फाउल कहते हैं। तो बॉल फेंकी और ये जो 2 फाउल लाइन है, अगर बैट्समैन ने बॉल इस फाउल लाइन के बाहर मारी है तो उसको फाउल कहा जाएगा। इधर मारो या उधर मारो, ये एक फाउल होगा। तो फाउल क्या होता है, स्ट्राइक होता है या बॉल होती है, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपका स्ट्राइक 0 है और आपने फाउल कर दिया तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा। आपका स्ट्राइक 1 है, फाउल कर दिया तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा। आपका 2 स्ट्राइक हुआ है और फिर फाउल हुआ तो फिर आपका स्ट्राइक 2 ही रहेगा, क्योंकि 3 स्ट्राइक होते ही बैट्समैन आउट हो जाएगा। तो अगर 2 स्ट्राइक पे और वो मार रहा है हर बॉल को, भले ही फाउल लाइन के बाहर जा रही है, फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं फेयर बॉल की। बॉल आई और प्लेयर ने प्लेइंग फील्ड के अंदर मारी, कहीं भी अगर प्लेइंग फील्ड के अंदर है तो फेयर बॉल कहते हैं। भले ही बाउंस अंदर है फिर फाउल लाइन के बाहर है चलेगा, तो ये सबको फेयर बॉल कहते हैं। अब फेयर बॉल हो गई तो बैट्समैन को फर्स्ट बेस पे जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कि जाऊं नहीं जाऊं। अगर बॉल फेयर प्ले है जाना ही पड़ेगा। अब रिवाइज करते हैं जो सीखा। अगर बॉल स्ट्राइक जोन के अंदर है तो और बैटर ने बैट नहीं घुमाया उसको स्ट्राइक बोलेंगे, 3 स्ट्राइक मतलब आउट। अगर बॉल स्ट्राइक जोन के बाहर है और बैटर ने बैट नहीं घुमाया तो उसको बॉल बोलते, 4 बॉल हो गई तो उसको वॉक मिलेगा। अगर बैटर ने बैट घुमा दिया फिर फर्क नहीं पड़ता बॉल अंदर है या बाहर है, कांटेक्ट नहीं हुई तो स्ट्राइक बोलेंगे, 3 स्ट्राइक मतलब आउट हो गया। इसके अलावा हमने हिट किया, अगर बॉल बैट्समैन को लगी तो उसको हिट हो गया तो वो फर्स्ट बेस पे वॉक करके जाएगा। इसके अलावा हमने फाउल बॉल देखा, अगर 0 और 1 स्ट्राइक है और फाउल हुआ तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा। अगर 2 स्ट्राइक है फिर फाउल हुआ फिर फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक आपका 2 ही रहेगा। उसके अलावा हमने फेयर बॉल को जाना, अगर बॉल को फेयर फील्ड में खेला गया है तो उसको फेयर बॉल बोलेंगे और बैट्समैन को फर्स्ट बेस पे जाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आउट किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका है कि पिचर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने घुमा दिया शॉट, बॉल हवा में और किसी ने कैच कर ली तो ये एक कैच आउट हो जाएगा। अब इसमें अगर बॉल बहुत ऊपर गई है इस बेस के बीच में ही तो उसको पॉप आउट बोलते हैं, और अगर फील्ड में कहीं दूर गई है और किसी ने कैच किया तो उसको फ्लाई आउट बोलेंगे। तो ये हो गया कैच आउट। अब दूसरा तरीका है पट आउट। इसमें क्या होगा, बैटर ने बॉल मार दी है, अब बैटर को फर्स्ट बेस पे भाग के जाना ही है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट बेस पे पहुंचे उससे पहले अगर फील्डर बॉल लेके पहुंच गया बेस पे तो ये आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फील्डर है वो बैटर से पहले पहुंच गया, मतलब बैट्समैन आउट हो गया है। अब बात करते हैं टैग आउट की। टैग आउट में ऐसा है कि बॉल बैट्समैन ने मारी,
फील्डर आया, अब फील्डर के हाथ में बॉल है, अब या तो वो बेस पे जा सकता है बैट्समैन के जाने से पहले, या फिर वो अगर बैट्समैन को टच कर लिया फिजिकली, अगर उसने बैट्समैन को टच कर लिया और उसके हाथ में बॉल है तो भी वो आउट हो जाएगा और इसको टैग आउट बोलते हैं। अब एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। बॉल आई, बैटर ने मारी, फील्डर ने बॉल पकड़ ली यहाँ पे। अब आप देखेंगे जो बैट्समैन है उसको फर्स्ट बेस पे भागना है, कोई तरीका नहीं है कि ये जो फील्डर है ये बॉल लेके या तो बैट्समैन को टच करे या फिर फर्स्ट बेस पे पहुंचे, काफी दूर है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इस केस में तो बैट्समैन सेफ है, लेकिन सोचो अगर दूसरा फील्डर वहां पहुंच जाए और ये बॉल उसको दे दे तो अब क्या हुआ, फील्डर के हाथ में बॉल है और वो बेस पे खड़ा है और उसने अगर बैट्समैन के आने से पहले कर दिया तो वो आउट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये आ गया है, बॉल आ गई उसके पास बैट्समैन के पहुंचने से पहले, तो वो आउट हो गया है। अगर बैट्समैन बेस पे पहुंच गया फील्डर के आने से पहले तो उस केस में सेफ है और अगला बैट्समैन होम बेस प्लेट पे आएगा और हम बोलेंगे फर्स्ट बेस लोडेड है, यानी वहां पे एक प्लेयर ऑलरेडी है। तो अब एक सिचुएशन देखते हैं, फर्स्ट बेस लोड है और स्टोलन बेस क्या होता है। तो प्लेयर 1 फर्स्ट बेस पे खड़ा है, आप देखेंगे ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस और ये थर्ड बेस है। तो प्लेयर 1 फर्स्ट बेस पे खड़ा है, अब ऐसा होगा पिचर बॉल फेंकेगा तब ये सेकंड बेस पे भाग के जा सकता है। ये देखेंगे वो भाग गया सेकंड बेस पे और फील्डर के पास बॉल आई उससे पहले पहुंच गया, तो अब वो सेकंड बेस पे सेफ है। तो इसके लिए क्या करते हैं जो फील्डिंग टीम है, इसको रोकने के लिए अपने जो फील्डर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जब फर्स्ट बेस पे एक बैट्समैन होता है। तो अब केस में क्या होगा, पिचर डायरेक्टली बॉल उसको दे सकता है तो वो प्लेयर 1 आउट हो जाएगा क्योंकि प्लेयर 1 बेस पे खड़ा नहीं है और वहां पे एक फील्डर खड़ा है जिसके हाथ में बॉल है। अच्छा, पिचर के पास एक और ऑप्शन रहेगा कि बॉल यहां पे फेंकने की बजाय वो बैट्समैन को फेंके डायरेक्ट, तो वो भी वो कर सकता है। तो पिचर को बहुत ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट बेस पे प्लेयर है वो कितना दूर खड़ा है। अगर वो काफी ज्यादा दूर है तो वो बी वाली बॉल फेंक के उसको आउट कर सकता है या फिर वो बैट्समैन को भी बॉल डाल सकता है। फर्स्ट बेस लोडेड फेयर प्ले की बात करते हैं। फर्स्ट बेस लोडेड मतलब पहले बेस पे एक खिलाड़ी खड़ा है और बैट्समैन नया आया होम ग्राउंड पे और उसने बॉल मार दी है फेयर प्ले में। अब आप देखेंगे जब बॉल हवा में है तो प्लेयर 1 सेंटर में आ गया, फर्स्ट बेस और सेकंड बेस के बीच में, वो सेकंड बेस पे जा नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर बॉल कैच हो गई तो उसको वापस वहीं आना पड़ेगा जहां पे वो गेम स्टार्ट होने के पहले खड़ा था, यानी इस पिच के पहले खड़ा था फर्स्ट बेस। अगर कैच हुई तो वहां, अगर छूट गया तो वो सेकंड बेस पे जा सकता है। तो वो दोनों के बीच में खड़े होकर देख रहा है कि बॉल कैच होगी या छूटेगी और उसके अकॉर्डिंग वो वापस फर्स्ट बेस पे आएगा या सेकंड बेस पे जाएगा। अब अगर सिचुएशन अलग है कि बंदा थर्ड बेस पे है तो काफी गेम चेंज हो जाता है। इस केस में क्या, बॉल अगर हवा में तो वो यहां पे खड़े खड़े वेट करेगा। अगर बॉल कैच हो गई तो वो अपने बेस पे जहां पे उसको होना चाहिए और कैच होने के बाद भागेगा, क्योंकि उसको पता है कैच होने के बाद भी उसके पास काफी टाइम होगा कि बॉलर होम बेस वाले फील्डर तक बॉल फेंक नहीं पाएगा क्योंकि काफी दूर है, बड़ा स्टेडियम होता है। तो इसमें आप देखेंगे उसने पहले दूसरे फील्डर को दी और बैट्समैन होम प्लेट पे पहुंच गया उसके फील्डर के पास बॉल आने से पहले। तो सिचुएशन के हिसाब से कभी बैट्समैन वेट करेगा, कभी भागेगा। अब बात करते हैं डबल प्ले की। डबल प्ले क्या होता है, तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे फर्स्ट बेस लोडेड है, पिचर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बॉल मारी। अब जो फर्स्ट बेस लोडेड है उसको सेकंड बेस पे जाना ही पड़ेगा और यहां पे क्या होगा कि वो सेकंड बेस पे जा रहा है, उससे पहले वहां एक फील्डर पहुंच गया और उसके हाथ में बॉल हो गई तो वो बंदा आउट हो गया और फिर उसने बॉल फर्स्ट बेस वाले को भेज दी तो एक और बंदा भी आउट हो गया, तो दो बंदे आउट हो गए, तो इसको डबल प्ले बोलेंगे। बात करते हैं होम रन की। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बेसबॉल का। बॉल आई और बॉल को मार दिया स्टेडियम के बाहर, बाउंड्री के बाहर, तो उसको बोलेंगे होम रन। बॉल सीधा जाती है, उसको होम रन कहते हैं। जो आउटफील्ड फेंस है उसके ऊपर से बाहर जाती है बॉल, उसको होम रन कहते हैं। और होम रन के बाद उनके पास टाइम ही टाइम है, जितना भागो भागो। यहाँ पे देखा बॉल मारी है, अब सारे खिलाड़ी के पास टाइम है, वो आराम से 1 बेस 2 बेस 3 बेस से होते हुए होम बेस पे आएंगे, क्योंकि 4 खिलाड़ी होम बेस पे आए तो 4 रन है। अगर 2 खिलाड़ी है और होम रन हुआ तो 2 रन, 1 खिलाड़ी है होम रन हुआ तो 1 रन। यहाँ पे 4 खिलाड़ी थे और होम रन हो गया तो यहाँ पे टीम को मिले 4 रन। तो होम रन बेस्ट पार्ट है बेसबॉल का। अब हम हाई लेवल पे समझते खेल को, तो पहले टीम ए आएगी बैटिंग करने, उनके 3 आउट होते ही उनकी बैटिंग खत्म, हाफ इनिंग खत्म। उसके बाद टीम बी आएगी बैटिंग करने, टीम बी बैटिंग करेगी, उनके 3 आउट होते हैं, उनकी हाफ इनिंग भी खत्म। तो इसको मिला के 1 इनिंग कहते हैं जिसमें 6 आउट होते हैं।
अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका ऐसे हुआ कि फर्स्ट इनिंग में 2 हाफ हुए, टॉप हाफ और बॉटम हाफ। टॉप हाफ में बैटिंग करी ए टीम, फील्डिंग करी बी टीम, और बॉटम हाफ में बैटिंग करी बी टीम, फील्डिंग करी ए टीम। फर्स्ट इनिंग के बाद सेकंड इनिंग होगी जिसमें वापस पहले ए टीम बैटिंग करेगी, फिर बी टीम बैटिंग करेगी। तो यहाँ पे बेसबॉल में क्या होता है, 9 इनिंग होती है, 9 बार टीमें आती है बैटिंग करने। तो यहाँ पे देख रहे फर्स्ट इनिंग में 0-0 स्कोर है, 0-0 रन बने। फिर सेकंड इनिंग में देखे तो टीम ए ने 1 रन बनाया, बी ने 2। तो ऐसे हर इनिंग का स्कोर ये ऐड करेंगे और लास्ट में देखेंगे जिस टीम ने ज्यादा बनाया, यहाँ पे टीम ए के 5 रन है वो जीत गई। और स्कोर ऐसा ही होता है क्रिकेट की तरह नहीं, 300, 200, 5, 6, 7 रन, 10 रन। गेम बहुत लंबा चलता है, 9 इनिंग है, 3 घंटे का गेम चलता है, लगभग 300 पिचेस फेंकी जाती है। तो बेसबॉल का ये मजा है। अब चलो देखते हैं, अगर आपने टीवी ऑन किया तो स्कोर को कैसे समझे कि क्या स्कोर चल रहा है। टीवी में आपको कहीं पे स्कोर दिख रहा होगा, यहाँ पे राइट बॉटम में जो आप देख रहे हैं वो स्कोर है। तो उसको जूम इन करके देखते हैं। यहाँ पे 2 टीमों के बीच में मैच हो रहा है, रेड और ब्लू, LAANYY। अभी मैच स्टार्ट हुआ है तो 0-0 रन्स है। अच्छा, पहले टॉप इनिंग बॉटम इनिंग याद है आपको, जो पहले बैटिंग करती है टॉप इनिंग है, तो ट्राइंगल ऊपर यानी टॉप इनिंग है। और क्योंकि ये पहली इनिंग है, जस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, इनिंग इज 1। अच्छा, प्लेयर कितने आउट हुए, 0 आउट है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है मैच, तो ये नंबर ऑफ आउट दिखाता है। इसके अलावा बॉल और स्ट्राइक याद है आपको, तो पहला नंबर बॉल दिखा रहा है, कितनी बॉल हुई, 4 बॉल होती ही वॉक मिल जाती है। और दूसरा नंबर स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक होते ही प्लेयर आउट हो जाता है। इसके अलावा जो 3 डायमंड दिख रहे हैं आपको, या 3 स्क्वायर बॉक्स जो दिख रहे हैं, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेस है। अच्छा, क्योंकि मैच स्टार्ट हुआ, बेस पे कोई नहीं है, सिर्फ होम बेस पे बैटर है, इसलिए ये खाली है। अच्छा, फर्स्ट बेस पे प्लेयर होता तो कुछ ऐसा दिखता। बात करते टीवी ऑन की और ऐसा स्कोर दिखता है तो समझते क्या हो रहा है इस मैच में, क्या सिचुएशन है। तो रन देखे तो LAA ने 7 रन बनाए, NYY ने 4 रन, यानी LAA अभी जीत रही है। अच्छा, बॉटम इनिंग ट्राइंगल, बॉटम इनिंग यानी NYY की बैटिंग है, LAA बैटिंग कर चुका है 7वीं इनिंग में। तो नंबर 7 दिखा रहा है, ये 7th इनिंग है, टोटल 9 होती है, और 7th इनिंग में बॉटम ट्राइंगल है। अच्छा, 2 आउट हो चुके हैं, यानी एक और आउट होती है ये इनिंग खत्म हो जाएगी, यानी NYY टाइट सिचुएशन में। अच्छा, 2 बॉल हो गई है, 2 और होते हैं, इनको वॉक मिल जाएगी। अच्छा, 2 स्ट्राइक हो गई है, यानी एक और स्ट्राइक और बंदा आउट, और तीनों आउट और इनिंग खत्म। अच्छा, बेस पे देखे तो फर्स्ट और सेकंड बेस पे प्लेयर ऑलरेडी है, यानी ये काफी सही है। अभी होम रन अगर मार दिया तो होम बेस वाला बंदा 1 और फर्स्ट और सेकंड बेस 3 रन आ जाएंगे, तो 7-7 हो सकता है। तो मैच काफी क्लोज है, 7th इनिंग है और कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आप स्कोर बोर्ड देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मैच में क्या चल रहा है, वन तरफा है कि इंटरेस्टिंग चल रहा है। दैट्स इट फॉर बेसबॉल। दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया इसलिए मैं 100 रुपए का इनाम दूंगा उस कमेंट को जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे 30 दिन के अंदर। तो दोस्तों, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि लाइक करें आपके कमेंट को, और भाई लोगों और बहनों प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया।